तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पैथोलॉजी के बारे में, सेरिब्रल इंफार्क्ट के बारे में देखेंगे। तो सेरिब्रल इंफार्क्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम नॉन ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हिमरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेरिब्रल इंफार्क्शन। तो सेरिब्रल इंफार्क्शन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले सेरिब्रल का मतलब होता है सेरिब्रम। तो जो ब्रेन का एक पार्ट होता है या फिर एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, उसमें अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसमें अगर ब्लड सप्लाई किसी कारण से कम हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? सेरिब्रल इंफार्क्शन। वहां पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से नेक्रोसिस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उस कंडीशन को हम कहेंगे सेरिब्रल इंफार्क्शन। जैसे हमने कहा इससे पहले भी हार्ट रिलेटेड पैथोलॉजी में पढ़ा था मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि मायोकार्डियम जो मसल्स होता है, हार्ट का जो मसल्स होता है, वहां पे किसी कारण से अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है, नेक्रोसिस फॉर्मेशन होता है, तो हम उसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसी तरह सेरिब्रम जो होता है, ब्रम जो होता है, उसके अंदर अगर किसी कारण से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सेरिब्रल इंफार्क्शन। तो ये क्या होता है? इट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। इट इज ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस कॉज्ड बाय वेस्क्यूलर ऑक्लूजन दैट इज आर्टेरियल और वेनस। मतलब किसी भी कारण से अगर ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन के सेरिब्रम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कैसे नहीं पहुंच पाएगा? तो किसी भी तरह का ऑक्लूजन हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा वहां पे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे की तरफ नहीं जाएगा। आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं जाने की वजह से वहां पे क्या होगा? टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे सेरिब्रल इंफार्क्शन। क्या कहेंगे? सेरिब्रल इंफार्क्शन। तो इट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। लोकलाइज्ड कोई एरिया रहेगा जहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा टिश्यू का, कॉज्ड बाय लोकल वेस्क्यूलर ऑक्लूजन। कोई भी वेसल्स का ऑक्लूजन की वजह से अगर वहां पे टिश्यू नेक्रोसिस होता है तो हम उसे कहेंगे सेरिब्रल इंफार्क्शन। जो ऑक्लूजन है वो आर्टेरियल भी हो सकता है या फिर वेनस भी हो सकता है। जो ऑक्लूजन है वो आर्टरीज में भी हो सकता है या वेन्स में भी हो सकता है। साइन और सिम्टम कैसे दिखेंगे? कभी भी अगर कोई पार्ट का ब्रेन में, सेरिब्रम में किसी भी पार्ट का इंफार्क्शन हो रहा है तो साइन एंड सिम्टम कैसा होगा? तो उसके रीजन के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन से रीजन में इंफार्क्ट हुआ है। उसके जो रीजन में इंफार्क्ट होता है उसके मुताबिक हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। इन जनरल स्ट्रोक इज प्रेजेंट। तो ब्रेन जो क्या है, न्यूरोलॉजिकल सारे मूवमेंट, लिम्ब मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, कॉन्शियसनेस लेवल, ये सब चीज मेंटेन करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सेरिब्रल इंफार्क्शन होता है तो उसमें हमें स्ट्रोक लाइक पिक्चर देखने मिलता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी पेशेंट में सेरिब्रल इंफार्क्शन हुआ है तो उनका मूवमेंट जो होता है, अपर और लोअर लिम्ब का मूवमेंट जो होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। रिफ्लेक्सिस जो है वो नहीं आते, एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही हाइपर होते हैं रिफ्लेक्सिस। उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस लेवल नहीं होता अच्छा। ये सारी चीज हमें सेरिब्रल इंफार्क्शन में देखने को मिलते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक जो है यानी कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हमें देखने को मिलता है किसमें? सेरिब्रल इंफार्क्शन में। तो सेरिब्रल इंफार्क्शन में हमने क्या देखा अभी तक? तो हमने देखा कि इट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस कॉज्ड बाय लोकल वेस्क्यूलर ऑक्लूजन। कोई भी हो सकता है, आर्टरीज हो सकता है या वेनस हो सकता है। दूसरा, साइन और सिम्टम डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। और तीसरा, अगर स्ट्रोक में जैसे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है वैसे यहाँ पे सिम्टम सब प्रेजेंट होते हैं, तो मोस्टली हम इसे स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा, जो ऑक्लूजन, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वेस्क्यूलर ऑक्लूजन होता है वो वेस्क्यूलर ऑक्लूजन कैसा हो सकता है? तो सबसे पहला वो आर्टेरियल ऑक्लूजन हो सकता है, वेनस ऑक्लूजन हो सकता है या फिर नॉन ऑक्लूसिव कॉजेज भी हो सकते हैं।
तो यानी कि सबसे पहला आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई लेके आ रहे हैं ब्रेन की तरफ, उसमें अगर ऑक्लूजन होता है, आर्टरीज में ऑक्लूजन होता है जो कि ब्लड सप्लाई ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो एम्बोलाय हो सकता है और दूसरा थ्रोम्बाय हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है एम्बोलाय और दूसरा हो सकता है थ्रोम्बाय। तो एम्बोलाय किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू म्यूरल थ्रोम्बोसिस, ड्यू टू म्यूरल थ्रोम्बोसिस। और जो थ्रोम्बाय होता है वो फॉर्मेशन कैसा होता है? तो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। तो मोस्टली जो आर्टेरियल ऑक्लूजन होता है वो दो कारण से होता है, एक तो एम्बोलाय या फिर थ्रोम्बाय वहां पे आके अटक गया हो तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई सेरिब्रल तक नहीं जा पाता और हमें टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं। दूसरा है वेनस ऑक्लूजन, जो वेसल्स जो है वो ब्लड को सेरिब्रम से लेके वापस हार्ट तक लेके आते हैं, यानी कि जो वेनस सिस्टम होता है वहां पे अगर ऑक्लूजन हो जाए तो भी हमें इंफार्क्शन देखने को मिलता है। तो वेनस ऑक्लूजन में मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही कम चांसेस होता है कि वेनस ऑक्लूजन हमें देखने को मिले, क्योंकि ब्रेन में सेरिब्रल वेनस ड्रेनेज जो है वो काफी अच्छा होता है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, वेनस ऑक्लूजन ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कैंसर का कोई पेशेंट है जिसमें प्री डिपोजिशन ऑफ थ्रोम्बस है तो उसकी वजह से भी इंफार्क्शन हो सकता है, यानी कि जो वेसल्स होते हैं उसमें डिपोजिशन होना स्टार्ट होते हैं थ्रोम्बस का, ब्लड क्लॉट का या फिर फैट्स का, तो उसके वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जाता और इंफार्क्शन हमें देखने को मिलता है। आर्टेरियल और वेनस के अलावा भी एक और कॉज होता है जिसे हम कहते हैं नॉन ऑक्लूसिव कॉज, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता, लेकिन किसी रीजन की वजह से ब्लड वेसल्स के बाहर कुछ प्रकार का ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है वेस्क्यूलर सिस्टम पे और उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा पाता और उस कंडीशन का हम लोग इंक्लूजन करते हैं नॉन ऑक्लूसिव कॉजेज में। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज फ्रॉम आउटसाइड, किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि अगर कोई पार्ट है यहाँ पे ब्रेन का जहाँ पे आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे किसी तरह का रुकावट आ जाता है, गांठ आ जाता है, ट्यूमर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नली ये प्रेशर देता है आर्टरीज पे और आर्टरीज क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं बाहर से, तो ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा पाता और यहाँ पे हमें इंफार्क्शन देखने को मिलता है। क्या होता है, इंफार्क्शन देखने को मिलता है। तो ये हो गया नॉन ऑक्लूसिव कॉजेज, जिसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है सेरिब्रल आर्टरीज का बाहर से अगर सेरिब्रल आर्टरीज पे कोई कॉम्प्रेशन आता है जिसकी वजह से आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो उसका इंक्लूजन हम करेंगे नॉन ऑक्लूसिव कॉजेज में। अभी कितना सेरिब्रल डैमेज हुआ है, कितना सेरिब्रल डैमेज हुआ है या सेरिब्रल इंफार्क्शन हुआ है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ डैमेज या फिर इंफार्क्शन डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। सबसे पहला, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कितने अमाउंट में रिड्यूस हुआ है। पहले अगर ब्लड फ्लो अच्छे से जाता था, फिर आधा अमाउंट कम हो गया है, तो क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, पूरी तरह से नेक्रोसिस हो गया है, तो कुछ ज्यादा सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है, डैमेज जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कितने % से कम हुआ है। दूसरा, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व, अगर छोटे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमें काफी कम जगह पे इंफार्क्शन देखने मिलता है, काफी कम जगह पे डैमेज देखने मिलता है। लेकिन अगर कोई मेन सेरिब्रल आर्टरी ही ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, मेजर डैमेज हमें देखने को मिलेगा। तो डैमेज डिपेंड होता है टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व, कौन सा ब्लड वेसल इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर भी डैमेज डिपेंड करता है। और तीसरा है एक्सटेंट ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन, यानी कि अगर जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व, ब्लड सप्लाई है जो कट हो गया है किसी और
जगह के पास से, यानी कि कोई सेरिब्रम में से कोई जगह के पास से ब्लड सप्लाई कम हो गया है, लेकिन वहां पे कोलैटरल आर्टरीज भी प्रेजेंट है, तो वहां पे ज्यादा डैमेज नहीं करेगा वो सेरिब्रम को। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेरिब्रम है, यहाँ पे एक आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह से ब्लॉक हो रहा है, लेकिन इसके कोलैटरल आर्टरीज भी प्रेजेंट है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में कोलैटरल आर्टरीज प्रेजेंट है, तो ब्लड सप्लाई यहां जाने के बदले वो यहां से ब्लड सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ही डैमेज होगा या फिर कुछ पार्ट में ही इंफाक्शन प्रेजेंट होगा। पूरा जो एरिया है वो इंफाक्शन नहीं हो पाएगा, डैमेज नहीं हो पाएगा। तो ये भी प्रेजेंट होता है कि कोलैटरल सर्कुलेशन कितने प्रेजेंट है। तो एक्सटेंट ऑफ डैमेज सेरिब्रल या फिर सेरिब्रल इंफाक्शन जो डैमेज होता है वो किन किन फैक्टर्स पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो कितना % से रिड्यूस हुआ है। दूसरा टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन्वॉल्व, यानी कि मेजर या माइनर ब्लड वेसल इन्वॉल्व है। और तीसरा है एक्सटेंट ऑफ कोलैटरल आर्टरीज। कोलैटरल आर्टरीज अगर प्रेजेंट है तो कैसा प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो होता है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रल इंफाक्शन के बारे में। अब कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या देखना है हमें, तो सबसे पहले सेरिब्रल इंफाक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो एनेमिक और दूसरा है हेमोरेजिक इंफाक्ट। पहला होता है एनेमिक इंफाक्ट, दूसरा होता है हेमोरेजिक इंफाक्ट। एनीमिक यानी कि डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल के कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे तरह से सेरिब्रम में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से इंफाक्शन देखने मिलेगा। यानी कि सेरिब्रल परफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से हमें सेरिब्रल इंफाक्शन देखने मिलेगा। और दूसरा होता है हेमोरेजिक इंफाक्ट। किसी कारण से ब्लड जो है वो लीक होने लगेगा या फिर ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, सेरिब्रम में फैल जाएगा थोड़ा, और उसके बाद वो पार्ट के आगे की तरफ इंफार्क्ट हो जाएगा, यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे हेमोरेजिक इंफार्क्ट। तो सेरिब्रल इंफार्क्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है एनेमिक इंफार्क्ट और दूसरा होता है हेमोरेजिक इंफार्क्ट। तो एनीमिक इंफार्क्ट यानी कि क्या होता है, तो जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, एचबी कम हो जाएगा, उसके वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और उस वजह से हमें टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या चीज याद रखना है, तो सबसे पहला इट इज एविडेंट इन 6 to 12 आवर्स। 6 to 12 आवर्स के अंदर हमें एनीमिक इंफार्क्ट के बारे में पता चलेगा। दूसरा जो एरिया इन्वॉल्व होगा वो सॉफ्ट होगा, ब्लरिंग होगा बिटवीन व्हाइट एंड द ग्रे मैटर। व्हाइट और ग्रे मैटर होगा, उसके बीच में एरिया जो होगा वो सॉफ्ट देखने को मिलेगा और ब्लरिंग देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन में सॉफ्टनिंग हो जाएगा और वहां पे कैसा एक सिस्ट जैसा इंफार्क्ट फॉर्म होगा। 2 से 3 दिन में क्या होगा कि वहां पे सॉफ्टनिंग हो जाएगा, कुछ रिजोल्यूशन हो जाएगा और वहां पे सिस्ट टाइप इंफार्क्ट देखने को मिलेगा। दूसरा हेमोरेजिक इंफार्क्ट में क्या देखने मिलेगा, तो रेड और सुपरफिशियल देखने मिलेगा जो रिजेंबल करेगा हीमेटोमा, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन सेरिब्रम, तो उसे हम कहेंगे हीमेटोमा। तो हेमोरेजिक इंफार्क्ट में क्या होगा, ब्लड जो होगा वो वेसल्स में से लीक होगा, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और आगे की तरफ टिश्यू नेक्रोसिस होगा, जिसे हम कहेंगे सेरिब्रल इंफार्क्शन। तो वहां पे हीमेटोमा प्रेजेंट होगा, यानी कि ब्लड का जो क्लॉट है वहां पे प्रेजेंट होगा। तो हेमोरेजिक इंफार्क्ट में क्या देखने मिलेगा कि वो रेड होगा, सुपरफिशियल रहेगा और वहां पे एक टाइप का हीमेटोमा प्रेजेंट होगा। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, तो जब इंफार्क्ट होता है, जब भी कभी इंफार्क्ट होता है या ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा पाता, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे माइलिन का ब्रेकडाउन होता है। न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, तो माइलिन शीट का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोनल नेक्रोसिस हो जाता है और ईसिनोफिल्स
और न्यूट्रोफिल्स वहां पे आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था सोल्जर्स जो होते हैं बॉडी के, न्यूट्रोफिल्स और ईसिनोफिल्स, तो जब भी इंफाक्ट होता है ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा पाता तो न्यूरॉन्स में माइलिन शीट होते हैं जो कंडक्शन करते हैं। माइलिन शीट ब्रेक डाउन होने लगता है, माइलिन शीट का ब्रेक डाउन होने की वजह से न्यूरोनल डैमेज होने लगते हैं, वहां पे ईसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। कुछ दिन के बाद आफ्टर 2 to 3 डेज क्या होता है, वहां पे मैक्रोफेजिस आने लगते हैं। ये भी एक टाइप के बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, तो वो भी आके वहां पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोसाइटोसिस और वेस्क्यूलर प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिलता है। कुछ हफ्ता निकल जाने के बाद क्या होता है, मैक्रोफेजिस जो होते हैं वो नेक्रोटिक डेब्रिस को वहां से हटा देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, मैक्रोफेजिस जो है वो जो भी डेड सेल्स है वहां से उनको निकालना स्टार्ट करते हैं और वहां पे रिएक्टिव एस्ट्रोसाइटोसिस विद फाइब्रोसिस फॉर्मेशन होने लगता है। तो जैसे कि हमने कहा था जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होने लगते हैं, तो वहां पे ग्लायोसिस टाइप फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं रिएक्टिव एस्ट्रोसाइटोसिस, और वहां पे माइल्ड अमाउंट में फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। कुछ 3 से 4 महीना होने के बाद वहां पे सिस्ट इंफार्क्ट जैसा पिक्चर दिखता है और हमें ग्लायोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने मिलता है, ग्लायोसिस देखने को मिलता है। तो सेरिब्रल इंफार्क्ट होता है, तो सेरिब्रल इंफार्क्ट होने के बाद क्या होता है, वहां पे आगे की तरफ ब्रेक डाउन होता है माइलिन शीट का और वहां पे न्यूरोनल डैमेज होना स्टार्ट होता है और उस जगह पे ईसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। कुछ दिन के बाद मैक्रोफेज भी वहां पे आ जाता है। कुछ हफ्तों के बाद मैक्रोफेजिस क्या करता है, जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेब्रिस होते हैं, उनको फेगोसाइटोसिस के थ्रू वहां से निकालना स्टार्ट करता है और वहां पे ग्लायोसिस या फिर फाइब्रोसिस जैसा पिक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इतना चीज हमें ध्यान में रखना है सेरिब्रल इंफार्क्शन के बारे में। सबसे पहले कि उसका डेफिनेशन क्या है, दूसरा ऑक्लूजन कितने टाइप का होता है, आर्टेरियल ऑक्लूजन, वेनस ऑक्लूजन, नॉन ऑक्लूसिव कॉजेज, एक्सटेंट डैमेज कितना हो सकता है, वो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलता है, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। तो ये सब चीज हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। क्या है, नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। तो सेरिब्रोवेस्क्युलर एक्सीडेंट या फिर सेरिब्रोवेस्क्युलर डिजीज में सेकेंड टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज, यानी कि हीमरेज होना इंट्राक्रेनियल ब्रेन के किसी भी पार्ट में ब्लड डिपोजिशन होना, हीमरेज होना जो कि नॉन ट्रोमेटिक कॉज हो, तो उसका इंक्लूजन हम करेंगे नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। कभी भी हीमरेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो ट्रोमेटिक होता है, एक नॉन ट्रोमेटिक होता है। ट्रोमेटिक यानी कि एक्सटर्नल किसी डैमेज के वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, एक्सटर्नली किसी चीज से मारने की वजह से ट्रॉमा क्रिएट करे, ऐसा कोई पिक्चर हो, उसमें अगर आर्टरीज में से ब्लड निकलने लगे और वो सेरिब्रल रीजन में या फिर ब्रेन के किसी भी पार्ट में एक्यूमुलेट होने लगे, तो उसे हम कहेंगे ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। लेकिन अगर ट्रॉमा नहीं हो, बॉडी के अंदर ही कोई पैथोलॉजी हो जिसके वजह से हीमरेज स्टार्ट हो रहा है और इंट्राक्रेनियल यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। क्या कहेंगे, नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। तो कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा हो नहीं है, फिर भी अगर ब्रेन में ब्लड लीक हो रहा है या ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हीमरेज। अभी इंट्राक्रेनियल जो हीमरेज होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो इंट्रासेरिब्रल होता है और एक होता है सब एरेक्नॉइड। एक होता है इंट्रासेरिब्रल यानी कि ब्रेन के पाया मैटर के इनर वाले लेयर में कहीं पे भी
अगर ब्लड एक्यूमुलेट होता है तो हम उसे कहते हैं इंट्रासेरिब्रल। लेकिन अगर जैसा कि मैंने बताया था पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उससे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। किसी कारण से सब एरेक्नॉइड स्पेस में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है तो हम उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड हीमरेज। क्या कहेंगे? सब एरेक्नॉइड हीमरेज। तो दो टाइप का हीमरेज होता है नॉन ट्रोमेटिक में, एक तो इंट्रासेरिब्रल हीमरेज और दूसरा सब एरेक्नॉइड हीमरेज। इंट्रासेरिब्रल हीमरेज मोस्ट प्रोबेबली हमें हाइपरटेंसिव पेशेंट में देखने मिलता है। किसी पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन है लेकिन वो किसी कारण से मेडिकेशन नहीं ले पा रहा है या फिर हाइपरटेंशन उसका बढ़ गया है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो वेसल्स होता है वहां पे प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से वेसल्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है ब्रेन के किसी भी रीजन में, जिसे हम कहते हैं इंट्रासेरिब्रल हीमरेज। दूसरा सब एरेक्नॉइड हीमरेज। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में अगर ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है तो उसे हम कहेंगे सब एरेक्नॉइड हीमरेज। ये मोस्टली एन्यूरिज्म की वजह से होता है। बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स किसी कारण से बल्ज होते हैं और उसमें अगर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाए तो वो रप्चर हो जाते हैं, उसकी वजह से सब एरेक्नॉइड हीमरेज देखने मिलता है। तो इसका जो ओरिजिन है उसे हम कहते हैं एन्यूरिज्मल इन ओरिजिन। तो एन्यूरिज्म अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से सब एरेक्नॉइड हीमरेज देखने मिलेगा। तो इसमें हम इंट्रासेरिब्रल हीमरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रासेरिब्रल हीमरेज सबसे पहले कौन से पेशेंट में होगा, तो जो पेशेंट को हाइपरटेंशन है उस पेशेंट में हो सकता है। अगर उसने मेडिकेशन स्टॉप किया है, इरेग्युलरली ले रहा है या फिर प्रॉपर चेकअप न करने की वजह से जो डोसेस है उसके एडजस्ट नहीं हो पा रहे ठीक से, तो ऐसे कारण में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करेगा और उसकी वजह से इंट्रासेरिब्रल हीमरेज देखने को मिलेगा। दूसरा, रप्चर ऑफ वन ऑफ द न्यूमरस माइक्रो एन्यूरिज्म। ब्लड अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो बल्जिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हमें देखने मिलेगा। काफी सारे छोटे छोटे एन्यूरिज्म सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें से कोई एन्यूरिज्म फट जाता है, रप्चर हो जाता है तो हमें इंट्रासेरिब्रल हीमरेज देखने मिलता है। सबसे कॉमन साइट कौन सा होता है, तो कॉमन साइट होता है बेसल गैंग्लिया, पोन्स और सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो कॉमन साइट होता है बेसल गैंग्लिया, पोन्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें जो ऑनसेट होता है, जो इंट्रासेरिब्रल हीमरेज में जो ऑनसेट होता है वो काफी सडन होता है। पेशेंट को हेडेक या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है अचानक से तो पेशेंट कभी कभार कंप्लेंट करता है कि मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गिडीनेस हो रहा है। अगर बीपी बढ़ा है, हमने उसे कंट्रोल नहीं किया, कुछ टाइम में अगर उसका ब्लड वेसल जो है वो फट जाता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, तो उसमें हमें क्या देखने मिलेगा, पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने के बाद उसका कॉन्शियसनेस लेवल चले जाएगा, स्ट्रोक जैसा पिक्चर हमें देखने मिलेगा, पैरालिसिस हो जाएगा पेशेंट को, ऐसा पिक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो अगर कभी भी कोई पेशेंट है जो हमारे पास आता है, अगर पैरालाइज्ड पेशेंट है, बोल नहीं पा रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है पेशेंट को हैंड या लेग में, फेशियल पैरालिसिस जैसा देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर उसका चेक करना चाहिए और उसका एक सीटी या एमआरआई ब्रेन करवा के देखना चाहिए कि इंट्रासेरिब्रल हीमरेज हुआ है कि नहीं। तो ये काफी सडन होता है, सडन इन ऑनसेट है और इसमें हेडेक और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमें ज्यादातर देखने मिलता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कौन से लोकेशन में हीमरेज हुआ है, साइंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से पार्ट में हीमरेज प्रेजेंट हुआ है उस हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन में 40% जो पेशेंट होते हैं उनका डेथ हो जाता है विद इन 3 to 4 days।
तो ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, ब्रेन अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा। और जहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला, ये जगह पे जहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, अगर वहां पे किसी तरह का हीमरेज हो गया, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, पेशेंट का डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो 40% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका डेथ हो जाता है 3 to 4 डेज के अंदर। सर्वाइवर टेंड टू हैव रिजोल्यूशन अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ फंक्शन। जो बच जाते हैं, जो पेशेंट का जान बच जाता है, उसमें लाइफ लॉन्ग के लिए पैरालिसिस ऐसा सिम्टम्स देखने मिलता है, यानी कि वो फंक्शन जो होता है, किसी किसी पेशेंट में फेशियल पैरालिसिस देखने मिलता है, कोई पेशेंट बोल नहीं पाता है, किसी पेशेंट में अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का मूवमेंट नहीं होता, किसी पेशेंट में पूरा पैरालिसिस, हाफ बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है। तो ऐसा सब सिम्टम्स हमें देखने मिलता है। कोई कोई पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहते हैं, कोमेटोज हो जाते हैं, तो ऐसा चीज भी हमें देखने मिलता है। तो इंट्रासेरिब्रल हीमरेज में हम क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहले ये मोस्टली पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन होता है उसमें होता है। कॉमन साइट जो इन्फेक्ट होता है वो है बेसल गैंग्लिया, पॉन्स एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऑनसेट जो होता है वो काफी सडन होता है, जिसमें हेडेक और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन, कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज हुआ है, उस हिसाब से साइंस देखने मिलते हैं। 40% जो पेशेंट है उनका डेथ हो जाता है किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से विद इन 3 to 4 डेज। जितने सर्वाइव करते हैं उनमें लॉस ऑफ फंक्शन हमें देखने को मिलता है। लास्ट चीज हम देखेंगे इंट्रासेरिब्रल हीमरेज के बारे में कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है। तो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, तो उसकी वजह से क्या देखने मिलता है, डार्क मास देखने मिलता है ऑफ क्लॉटेड ब्लड रिप्लेसिंग द सेरिब्रल पैरेन्काइमा। तो अगर सीटी स्कैन या एमआरआई हम देखते हैं तो हमें जो सेरिब्रल पैरेन्काइमा है वहां के लेयर के पास हमें डार्क मास देखने मिलेगा, ब्लड का मास देखने मिलेगा, जो कि क्लॉटेड ब्लड है। ब्लड निकलते हैं, वहां पे क्लॉट हो जाते हैं और वो पार्ट को प्रेशर देने लगते हैं। दूसरा, उनके जो बॉर्डर होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, मतलब हमें अगर ब्रेन का एमआरआई लिया है तो वहां पे ऐसा देखने मिलेगा कि यहाँ पे हिमरेज है, तो उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं। ऐसा धुंधला ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता, तो शार्प बॉर्डर हमें देखने को मिलते हैं। रेयरली ब्लड में रप्चर टू दी सरफेस इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि ब्लड जो रप्चर हो जाता है वो कहाँ, पाया और सब एरेक्नॉइड मैटर के बीच में रप्चर होके वहां पे जाके एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। कुछ फ्यू वीक्स या मंथ के बाद हिमेटोमा अंडरगो रिजोल्यूशन विद फॉर्मेशन ऑफ स्लिट लाइक स्पेस कॉल्ड एज एपोप्लेटिक सिस्ट। क्या होता है, तो कुछ महीने, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के बीच में जो हिमेटोमा होता है वो रिजॉल्व होता है, धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है। और फिर क्या होता है, वहां पे एक स्लिट जैसा स्पेस प्रेजेंट होता है, एक स्लिट जैसा स्पेस हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं एपोप्लेटिक सिस्ट। क्या कहते हैं, एपोप्लेटिक सिस्ट, जिसमें येलोइश कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, येलो कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में देखने मिलेंगे। सबसे पहले डार्क मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड देखने मिलेगा सेरिब्रल पैरेन्काइमा में। दूसरा, बॉर्डर जो होगा वो शार्पली डिफाइंड रहेगा। कभी कभार ब्लड जो है वो रप्चर हो जाएगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके एक्यूमुलेट होगा, और फ्यू वीक्स या फिर मंथ्स के बाद रिजोल्यूशन देखने मिलेगा, जिसमें हमें एपोप्लेटिक सिस्ट देखने मिलेगा, जिसमें येलोइश कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज के सेकेंड पार्ट में जो नॉन ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल हिमरेज है, जो दो टाइप के हैं, इंट्रासेरिब्रल और सब एरेक्नॉइड हिमरेज, तो उसमें से हमने इंट्रासेरिब्रल हिमरेज के बारे में अभी देखा, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है और उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या है।